हेलो एंड वेलकम बैक टू पार्ट 6 ऑफ रिएक्ट नेटिव सीरीज़। आप सबको नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी तक हम रिएक्ट नेटिव के कई अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं और आज इसी तरीके से हम रिएक्ट नेटिव का एक और काफ़ी अच्छा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स वो कवर करेंगे और हम डिफरेंस भी देखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स और क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताऊंगी जो हमने लास्ट वीडियो में आर्किटेक्चर को समझा था उसके रेफरेंस में, तो वो भी देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो है मैं VS कोड को ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, ये हमारा VS कोड ओपन हो गया है। अब आप ये समझो कि रिएक्ट नेटिव में हर एक चीज़ जो है वो एक कंपोनेंट है। ठीक है, चाहे आप जैसे ये आप अपना app.tsx लिख रहे हो, आपका ये पूरा app.tsx जो है ये एक कंपोनेंट है। इसके अलावा जैसे इसके अंदर हमने स्टेटस बार को इंपोर्ट किया, हम व्यू को यूज़ कर रहे हैं, सबको हम रिएक्ट नेटिव में से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये सब भी एक कंपोनेंट है अपने आप में। अगर मैं व्यू पे क्लिक करूँ तो व्यू अपने आप में एक कंपोनेंट है। इस तरीके से अगर मान लो मैं यहाँ पर टेक्स्ट को इंपोर्ट करती हूँ, अब टेक्स्ट जो है वो भी एक कंपोनेंट है। ठीक है, अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक कंपोनेंट होती हैं रिएक्ट नेटिव में। चाहे जैसे हम अपना लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे वो भी एक कंपोनेंट होगा, हम अपनी कोई और स्प्लैश स्क्रीन बना रहे हैं वो भी एक कंपोनेंट है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो इनबिल्ट हैं, हमारे पास इनबिल्ट कंपोनेंट्स जो आ रहे हैं व्यू से, इनबिल्ट कंपोनेंट्स जो आ रहे हैं हमारे पास रिएक्ट नेटिव से, वो भी हमारे कंपोनेंट ही हैं। लेकिन डिफरेंस हमें ये समझना है कि फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या हैं और क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स क्या हैं। एक बार मैं इसको अंडू कर देती हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ एक कंपोनेंट है। आपने व्यू लिखा, ये भी एक कंपोनेंट है। आपने टेक्स्ट लिखा, ये भी एक कंपोनेंट है। आपने यहाँ पे मान लो फ्लैट लिस्ट, ये भी हमारा एक कंपोनेंट है। ये सब हमारे कंपोनेंट है। रिएक्ट नेटिव में हमें बल्कि ये बोलना चाहिए हर एक चीज़ एक कंपोनेंट है। जैसे मैंने लॉगिन स्क्रीन बनाई, ठीक है, लॉगिन स्क्रीन बनाई, लॉगिन स्क्रीन एक कंपोनेंट है। मैंने स्प्लैश स्क्रीन बनाई, वो भी एक कंपोनेंट है। इसके अलावा मैंने डैशबोर्ड बनाया, वो भी एक कंपोनेंट है। तो हर एक चीज़ जो है वो एक कंपोनेंट है। ठीक है, अब कंपोनेंट जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे 2 तरीके, ये हालांकि ये जो हैं इन सबको, ये सब कंपोनेंट्स ही हैं, लेकिन आप इन सबको क्या बोलोगे, ये सब कोर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जिनके बिना रिएक्ट नेटिव में कोडिंग करना इम्पॉसिबल है। मतलब आप किसको बताओगे कि व्यू क्या है, आप कैसे बताओगे कि टेक्स्ट क्या है। तो ये कोर कंपोनेंट्स होते हैं, इनको भी हम कवर करेंगे। तो अभी कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया 2 टाइप के हैं। हमारे पास एक है क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स, और इसके बाद है हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट्स। अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स जो हैं ये पहले यूज़ होते थे, अब नहीं यूज़ होते, और ये जो हैं ये न्यू, इसको बोलना चाहिए कि ये अब लेटेस्ट है जो अब ये यूज़ होते हैं। हालांकि अभी भी कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पर लेगेसी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उन लेगेसी प्रोजेक्ट्स में अभी भी क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स हैं। लेकिन अब ज़्यादातर जो भी न्यू डेवलपमेंट होती है वो सब हमारी फंक्शनल कंपोनेंट्स में होती है। या अगर हम लेगेसी प्रोजेक्ट्स को भी कन्वर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, तो वो सब हम फंक्शनल कंपोनेंट्स में कर रहे हैं। क्योंकि इसके अपने बेनिफिट्स हैं, वो धीरे धीरे आपको पता चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स की। मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स की, और हम इस सीरीज़ में भी फंक्शनल कंपोनेंट्स ही यूज़ करने वाले हैं। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या हैं? सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शंस हैं। आई होप आपको जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के बारे में नॉलेज होगी। मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देती हूँ। हम फंक्शन कैसे बनाते हैं, हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं फंक्शन बनाने के JS में। जैसे हम मान लो अगर मैंने यहाँ पर दिया कॉन्स्ट और कोई फंक्शन का नाम, मान लो क्रिएट, या कुछ और देते हैं, हैंडल बटन प्रेस। ठीक है, अगर आपने ये दिया तो ये भी आपका एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद अगर आप ऐसे लिखते हो फंक्शन, सपोज हैंडल प्रेस, सेम। ठीक है,
तो ये भी आपका एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। तो ये इन्हीं सब तरीके से आप रिएक्ट नेटिव में भी फंक्शन बना सकते हो। सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है ये। या आप जैसे इस तरीके से भी लिखते हो, मान लो var a इज इक्वल टू फंक्शन और हमने इसके अंदर कुछ लिख दिया, सपोज कंसोल हेलो। तो ये हमारा एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन हुआ। हम ये सारे तरीके यूज़ कर सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स में अपने रिएक्ट नेटिव में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि फंक्शनल कंपोनेंट्स जो हैं वो एक सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शंस हैं। तो इस तरीके से हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब फंक्शंस जो हैं वो कुछ रिटर्न भी करते हैं। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या रिटर्न कर रहे हैं, सिंपल रिएक्ट एलिमेंट। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि ये सिंपल रिएक्ट एलिमेंट को रिटर्न कर रहे हैं। रिएक्ट एलिमेंट का क्या मतलब हुआ, मैंने लास्ट वीडियो में आपको न्यू आर्किटेक्चर बताया था, और न्यू आर्किटेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हम JSX लिखते हैं या जो हम लॉजिक लिखते हैं वो हमारा जो है फैब्रिक के थ्रू, मतलब उसका हमारा एक फाइबर ट्री बनता है और फैब्रिक के थ्रू वो सिंक हो जाता है और शैडो ट्री बनता है। इन दोनों के बीच में सिंकिंग जो है वो फैब्रिक के थ्रू होती है, फाइबर ट्री और शैडो ट्री के अंदर। अब ये जो चीज़ है हमारी फाइबर ट्री बनने से पहले क्या होता है, जब मैंने JSX लिखा, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा व्यू और यहाँ मैंने व्यू को बंद किया और मैंने यहाँ लिख दिया एक और एलिमेंट जिसका नाम दिया मैंने टेक्स्ट, और टेक्स्ट को भी मैं क्लोज कर रही हूँ। और यहाँ मैंने लिखा है सपोज रिएक्ट नेटिव, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरा फाइबर ट्री बना, लेकिन फाइबर ट्री बन कैसे रहा है, वो बन रहा है react.create एलिमेंट से, react.create एलिमेंट से। और सबसे पहले जो हमारी ट्रांसपाइलेशन होती है वो होती है हमारी यहीं से, क्योंकि रिएक्ट तो हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जो हमारा फाइबर ट्री बनता है उसके अंदर जो नोड है वो क्या है, वो JS ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो हमारा फाइबर ट्री बन रहा है उसके अंदर जो हमारे नोड्स हैं वो क्या है, वो JS ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये जो मैंने लिखा है ये तो JS ऑब्जेक्ट नहीं है। तो react.create एलिमेंट के थ्रू क्या होगा कि पहले हमारा कंपोनेंट जो है वो react.create एलिमेंट के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनेगा, एक JS ऑब्जेक्ट बनेगा। कैसे, यहाँ पे react.create एलिमेंट के थ्रू क्या होगा, तो इसका जो JS ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखेगा मैं वो बताती हूँ। इसका JS ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे दिखेगा कुछ, टाइप, और टाइप में क्या होगा, व्यू, उसके बाद होगा की, वो हो गया मान लो नल, इसके बाद होगा मान लो प्रॉप्स, ठीक है। अब प्रॉप्स तो है नहीं कुछ, वो डिवाइड हो रहे हैं एक्चुअली आगे। यहाँ बना चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर जो है वो बना हमारा फिर दोबारा से टाइप क्या है हमारा टेक्स्ट, की क्या है अभी, की है नल। इसके बाद बने हमारे प्रॉप्स के अंदर हुए हमारे चिल्ड्रन के अंदर क्या आ गया, जो हमने यहाँ पर कंटेंट दिया हुआ है रिएक्ट नेटिव, ठीक है। हर बार क्या होता है, हर बार जैसे ही उसको एक ये कंपोनेंट मिलता है ना, तो वो क्या करता है, यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है उसको react.create एलिमेंट में। यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर देता है react.create एलिमेंट। और फिर से क्या होता है, फिर से सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं कि टाइप क्या है, की क्या है, उसके टाइप क्या है, की क्या है, उसके अंदर चिल्ड्रन, मतलब उसके अंदर प्रॉप्स क्या हैं, प्रॉप्स के अंदर फिर चिल्ड्रन क्या हैं। तो इस तरीके से जो है ना हमारी फर्दर डिवीजन जो है वो चलती है। अब ये सारी जो कंपाइलेशन है, मतलब ये जो सारी ट्रांसपाइलेशन है, ये कौन करता है, जनरली हमारे कोड में ट्रांसपाइलेशन कौन करता है। जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहले ही, हमने काफ़ी पहले वीडियो में पढ़ा था कि हमारा बेबल जो है वो सारी ट्रांसपाइलेशन करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा क्रिएट एलिमेंट जो हो रहा है ना ट्रांसपाइल, वो किसके थ्रू हो रहा है, बेबल के थ्रू। यानी कि हमारा जो हमने फंक्शनल कंपोनेंट लिखा, जो भी मतलब हमारा JSX हमने लिखा, वो कन्वर्ट यानी कि हमारा वो ट्रांसपाइल हुआ किसके अंदर, ट्रांसपाइल हुआ react.create एलिमेंट के अंदर थ्रू बेबल। और उसके बाद जो है ये बनेगा फाइबर ट्री, ठीक है।
और सिंक होगा शैडो ट्री के साथ थ्रू फैब्रिक। तो ये मैं आपको समझाना चाहती थी कि ये जो चीज़ है ना, ये जो पूरी कन्वर्जन है, ये फंक्शनल कंपोनेंट्स में इस तरीके से होती है। ठीक है, अब फंक्शनल कंपोनेंट्स जो है उसको हम एक बार ही लिख के भी देखते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगी, रूट में ही मैं एक कंपोनेंट बनाती हूँ जिसका नाम देती हूँ मैं, मान लो अभी के लिए dashboard.tsx। मैं आपको बताऊंगी कि मैं tsx भी क्यों लिख रही हूँ, या मैंने यहाँ रूट में ही डाल दिया है इसको, तो कैसे, ऐसे तो नहीं राइट तरीका है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अभी के लिए मैं स्निपेट इंपोर्ट कर लेती हूँ। हम धीरे धीरे करके ये भी समझेंगे, हर एक चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे तो उससे ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि देखो हमारा जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि कॉन्स्ट फंक्शन का नाम, ठीक है। और हम एक चीज़ और, हम यहाँ पर एरो फंक्शंस यूज़ करते हैं, ठीक है। एरो फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं, एरो फंक्शंस इसलिए यूज़ करते हैं, एक तो ये न्यू वे है, दूसरा ये कंसाइज है, हमारे पास दिस की बाइंडिंग करने का इशू जो है वो नहीं रहता। दिस के साथ बाइंडिंग करना जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में हमें दिस के साथ बाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इस वजह से हम यहाँ पर एरो फंक्शन यूज़ करते हैं। आप चाहो तो सिंपल फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जनरली जो प्रेफर्ड वे ऑफ राइटिंग फंक्शनल कंपोनेंट्स है वो है एरो फंक्शंस के थ्रू। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो एरो फंक्शंस के थ्रू जो है वो काम हुआ है। तो अब क्या हुआ, ये हमारा एक बेसिक फंक्शनल कंपोनेंट बन गया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये, अब मान लो मैं इसके अंदर यहाँ पर कोई इमेज डालती हूँ, इमेज को मैं रिएक्ट नेटिव में से इंपोर्ट कर लेती हूँ, यहाँ मैं डाल देती हूँ सोर्स, कुछ भी सोर्स मान लो, अभी के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी पाथ जो है वो दे सकती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें कुछ भी स्टाइल दे सकती हूँ, अभी के लिए इनलाइन स्टाइल दे दूँगी, मान लो हाइट दे दिया 30, कुछ भी रैंडम अभी मैंने दिया है। तो ये जो हमने बनाया ना, ये सारा जो मिला के हमारा पूरा एक फंक्शनल कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये जो फंक्शनल कंपोनेंट है ये react.create एलिमेंट में कन्वर्ट होगा थ्रू बेबल। इसके बाद फिर उसका कन्वर्जन होगा फाइबर ट्री में, उसके बाद जो है उसका कन्वर्जन होगा शैडो ट्री में, जो कि सिंक होगा हमारा फैब्रिक के थ्रू। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट्स में चलता है। अब मैं आपको एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बताती हूँ। यहाँ मैंने लिखा क्लास, उसका नाम लिखा मैंने डैशबोर्ड 2, सपोज यहाँ पे क्योंकि ये डैशबोर्ड है, सपोज डैशबोर्ड 2 एक्सटेंड्स कंपोनेंट को ले लेंगे हम रिएक्ट में से, और उसके बाद यहाँ पर आता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्यों लिखते हैं वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। उसके बाद यहाँ हम सुपर पास करते हैं और यहाँ फिर से प्रॉप्स पास करते हैं, और अब यहाँ पर हम एक्चुअल अपना स्टेट डिफाइन करेंगे, किसके साथ, दिस यूज़ करके, दिस यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो है वो थोड़े लेंदी भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम फंक्शनल कंपोनेंट्स में जिस तरीके से हुक्स यूज़ कर सकते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में हम हुक्स नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, तो अब आप बोलोगे कि ये कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज़ होता है। कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है जी, ये हमारा कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है हमारा, ये है एंट्री पॉइंट, ये है हमारा एंट्री पॉइंट, ठीक है। यहाँ से हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, और उसके बाद यहाँ से हम अपने पेरेंट कंपोनेंट के पेरेंट कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर, यहाँ से हम अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। हमारा पेरेंट क्लास कौन सा है यहाँ पे, ये कंपोनेंट, तो हम इसको यहाँ पर जो है वो कॉल करते हैं, और यहाँ पे हम अपनी जो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट को डिफाइन करते हैं। यहीं से हमारी एक्चुअल स्टेट यानी कि दिस डॉट काउंट, मान लो दिस डॉट काउंट, इसके अलावा मान लो कोई और स्टेट है, दिस डॉट
कोई भी मान लो थीम है, हम इस तरीके की जो हमारी क्लासेस हैं वो सब हम यहाँ से इनिशियलाइज करते हैं। अगर मान लो मैं कोई अपना जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मैंने एक अपना कहाँ गया हमारा बटन प्रेस को हमने हैंडल किया था, तो अगर मैं ये बताऊँ तो उसको भी हमें इसी तरीके से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। दिस डॉट हैंडल बटन प्रेस, उसको हम किसके साथ इनिशियलाइज करें, मतलब हमारी शुरू की वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो ये जो सारे डिफरेंसेस है ना, ये एक तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स जो है ना वो लेंदी भी बहुत है, मतलब वो उनको लिखना, उनके अंदर हर एक बार हमेशा दिस के साथ चीज़ों को बाइंड करना वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन यहाँ हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर वो सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हमको यहाँ पर हुक्स मिल जाते हैं, जैसे हमारे पास एक होता है यूज स्टेट हुक, हमारे पास जो हमारे ऐप की जो स्टेट है, इनिशियल स्टेट है या जो हमारी स्टेट चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है, उसको मेंटेन करता है। हमारे पास होता है यूज़ इफ़ेक्ट हुक, यूज़ इफ़ेक्ट हुक जो हमारी लाइफ साइकिल जो है, कंपोनेंट की लाइफ साइकिल जो है उसको मेंटेन करता है। इस तरीके से हमारे पास और भी हुक्स हैं, यूज़ मेमो हुक जो हम ताकि हम अपने ऐप को बार बार री रेंडर से बचा सकें वो हम इसलिए यूज़ करते हैं। हमारे पास होता है यूज़ कॉल बैक हुक। इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे हुक्स हैं। हुक्स आप ये समझो कि बहुत सारी प्री रिटन कुछ लॉजिक्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी ऐप को जो है वो काफ़ी सिंपल बना लेते हैं। लेकिन वही चीज़ हमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट में सारी खुद से करनी पड़ती है। अब लाइफ साइकिल के लिए इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, मतलब इस तरीके की जो है ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर मेंटेन करनी पड़ती हैं और फिर हर बार हमें दिस के साथ बाइंड करना पड़ता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये काफ़ी मुश्किल हो जाती थी क्लास बेस्ड और फंक्शनल कंपोनेंट्स की वजह से वो आसान हो गई है। तो इस वजह से रेकमेंड किया जाता है कि आप फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज़ करो। इवन जो रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट है, रिएक्ट नेटिव की जो टीम है, उन्होंने भी वहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आप फंक्शनल कंपोनेंट्स को यूज़ करो। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना फाइनली फर्स्ट कोड लिखेंगे, फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि हमने बेसिक बहुत सारा थ्योरी पढ़ लिया है। अब हम एक्चुअल कोडिंग पे आएंगे। उस कोडिंग के अंदर भी थ्योरी आएगी कई बार, लेकिन हाँ, हम एक्चुअल कोडिंग जो है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। और मैंने ऑलरेडी एक इनबिल्ट कंपोनेंट्स यानी कि जो हमारे ये वाले इनबिल्ट कंपोनेंट्स हैं, इनकी ऑलरेडी एक सीरीज़ बनाई हुई है अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से मैं रेकमेंड करूँगी कि आप पहले वो वाली सीरीज़ को देख लो, ताकि जब हम आने वाली वीडियोस में जो अपना प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे आपको एटलीस्ट ये बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं ये इसमें आप नहीं कहीं पे फंसो, मतलब क्योंकि हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और अब मैं बेसिक कंपोनेंट्स को तो नहीं कवर करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। सो प्रिपेयर रहिए उसके लिए और काफ़ी फ़न होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। क्वेरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिए, मैं ट्राई करूँगी कि उसको आने वाली वीडियोस में कवर कर पाऊँ। तब तक के लिए मैं बोलूँगी कीप सपोर्टिंग द चैनल, कीप लविंग द चैनल। थैंक यू सो मच।